ये टाइम था दोस्तों 4 नवंबर 1975 जब सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस रिनेम होकर 26 सितंबर 1977 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस बनती है, जिसे हम लोग आज एसएससी कहते हैं। ये एसएससी मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए था, जो हमारे भारत सरकार के अंदर में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी से ही गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टाफ्स रिक्रूट करे जाते हैं। वैसे ये एसएससी का आइडिया दोस्तों पार्लियामेंट कमेटी 1967 और 1968 के टाइम पे आया था। इसका ऑलमोस्ट काम यही था कि जितनी भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टाफ हम हायर करेंगे अलग अलग एग्जाम से, इससे बेहतर है कि हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें, जिससे एक एग्जाम हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टाफ हायर कर लें। और इसी चीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आज एसएससी हमारे पास खड़ी है कि यूपीएससी के बाद एसएससी एक इतनी बड़ी बॉडी है जो इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब देती है। और इस चीज़ को चलाने के लिए इनके लीडरशिप स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है। सबसे टॉप पे जो चेयरमैन होते हैं वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जो एक लंबे समय से सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो। इसके बाद भी ज्वाइंट सेक्रेटरी में 2 सेम रैंक के आईएएस ऑफिसर्स होने चाहिए जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ रहती है। और इसमें जो ये तीसरा ऑप्शन ये सेक्रेटरी कम कंट्रोलर होता है एग्जामिनेशन का। इसमें जो बैठे हुए इंसान होते हैं वो हेड होते हैं उन सब सारे एग्जामिनेशन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन ले रही होती है। ये तीसरे पोस्ट पे हमारा एसएससी जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। खैर ये ऑर्गेनाइजेशंस का ही काम होता है कि पेपर प्लान और जो पूरी टीम काम कर रही होती है वो सही से ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है, एग्जाम स्टार्ट से लेके फिनिश तक पूरी तरीके से सही से और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एक बार लिस्ट घुमा के देखोगे तो एसएससी कॉम्बिनेशन ग्रेजुएट लेवल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और स्ट्रेटजिक। तीसरे नंबर पे एसएससी मल्टीटास्क स्टाफ जो हमारे 10th क्लास पास हुए स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस ओपन करते हैं। और जो चौथे नंबर पे एसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है 10th+2 वाले स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी, वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल एनसीबी जैसे पोस्टेस रह रहे हैं। इस पूरे लिस्ट में जो सबसे लास्ट और 8वां पोस्ट था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, डिप्टी रेंजर और यूडीसी के लिए है। और इसी पोस्ट के थ्रू जो भी कैंडिडेट आगे जाते हैं वो हमारे मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में काम करते हैं। और इसी सेक्शन का एग्जाम था एसएससी पोस्ट फेज 13 जो इतनी बुरी तरीके से फेल होते हुए दिखा। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टूडेंट की तरफ से जो ब्लेम लगाया गया वो सही एनवायरनमेंट, मिसमैनेजमेंट, कंप्यूटर और माउस कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, सही लोकेशंस नहीं है और ऐसे कई सारे रिलेटेड इश्यूज दिए गए। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम? गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। इसके बाद यहाँ पे एक और ब्लेम लगा एडुकेटी कंपनीज को जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रही थी। सोचिए तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। वैसे मैं आपको बता दूं जो एडुकेटी कंपनी है इसका पूरा नाम एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। बेसिकली ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम करती है। और इस बार जो एग्ज़ाम में फेलवर देखने को मिला एसएससी के पोस्ट 13 का, ये एग्ज़ाम यही कंपनी कंडक्ट कराई थी। इससे पहले टीसीएस के पास था जो 2016 से एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम करवाई गई थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू। तो वैसे देखोगे तो क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से बिल्कुल सही करा गया है। जो एक्चुअली में कंपनी काम कर रही है और इतना बड़ा फेलवर मिला है, इसमें एक्चुअल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि फ्यूचर में जो एग्जाम होंगे वो बिल्कुल फेयर होंगे। या फिर इसके अगेंस्ट में फिर एसएससी क्या कदम उठाएगी, क्या कहती है एसएससी आने वाले टाइम में एग्ज़ाम के लिए। दूसरा नंबर उठाया गया था सवाल कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, जिसकी फ़ी ली गई है और जो बच्चे टेक्निकल ग्लिच के कारण एग्ज़ाम नहीं दिए उनका क्या होगा। तीसरे नंबर पे सवाल उठाया गया था कि जो क्वेश्चंस एआई सिलेक्ट कर रही है, एसएससी की तरफ से एआई इंट्रोड्यूस करा गया है एग्ज़ाम के लिए, वो इतना भी करेक्ट नहीं है और इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन डुप्लीकेसी का भी इशू देखने को मिला है। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं।
चौथे नंबर पे उठाया गया था कि आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का अभी अगस्त के महीने में, कैसे हम कर लें बिलीव कि एक्चुअली में जो एसएससी है इस बार सही जिम्मेदारी से एग्ज़ाम को करवाएगी। इस सवाल में दम तो है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में एक बार खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है एसएससी की तरफ से। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रोटेस्ट और एग्जाम कैंसिल होने के बाद एनडीटीवी की तरफ से हमारे जो माननीय मिस्टर श्री गोपाला कृष्णन हैं, चेयरमैन एसएससी के जो नए बने हैं, इनसे इंटरव्यू में कई सारे सवाल करे गए हैं। बस वीडियो 3 मिनट का एक बार होल्ड करके देख लो, इससे कई सारे सवाल के जवाब अभी आगे मिलेंगे। इनके हिसाब से एसएससी जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग और अथॉरिटी के साथ मिली हुई होती है। पहला जो क्वेश्चन बनाने का काम करती है, दूसरा जो एग्ज़ाम मॉनिटर करती है, तीसरे पे आईटी प्लेटफॉर्म और चौथा जो एजेंसी इस काम को अपने अंदर हैंडओवर लेती है। जैसे पहले टीसीएस थी और अब जाके एडुकिटी को इसका काम दे दिया गया है। वैसे इस इंटरव्यू को याद रखना दोस्तों, क्योंकि आगे अभी कई सारे क्वेश्चन के जवाब इसी से रिलेटेड होंगे। हम अपने पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। जो लोकेशन का इशू था, 200 और 500 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ा सेंटर को रीच करने के लिए। हालांकि ये ऑप्शन हमें जब मिलता है जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इसमें 2 से 3 लोकेशंस डिफाइन करे जाते हैं जहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम लेने के लिए एलिजिबल होता है, जो सेंटर्स दी जाती है। हालांकि एसएससी बताती है कि ये जो लोकेशंस हम डिफाइन करते हैं वो स्टूडेंट के अवेलेबिलिटी और सेंटर के ज़्यादा नियरेस्ट होने से होती है। में एक बार अगर लोकेशन सिलेक्ट हो गई एसएससी की तरफ से तो एनी हाउ कोई स्पेसिफिक रीजन के कारण आपको दूसरा लोकेशन नहीं मिलता है। हालांकि इस चीज़ के लिए एसएससी की तरफ से जो जनरल प्रोसेस फॉलो करा जाता है वही इस बार भी था। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी, आईटीआईज और इसके साथ कॉलेजेस से कनेक्ट करी जाती है। वैसे एसएससी की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये नोटिफिकेशन रिलीज करा जाता है और इसमें अप्लाई करना होता है सेंटर वालों को जो चाहते हैं यहाँ पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। इस चीज़ के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, नंबर ऑफ रूम्स, लैब्स, सीटिंग कैपेसिटी, फोटोग्राफ क्लासरूम के और सीसीटीवीज़ के, इसके साथ ऑनरशिप डॉक्यूमेंट का डिटेल्स देने होंगे। क्या बैकअप प्लान है, कितनी एलिजिबिलिटी है और कितना कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर क्लासरूम का। इसके बाद भी और भी जो यूपीएससी और आईबीपी और टीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं ये सेंटर्स में पहले हुए हैं या नहीं हुए, इसका भी डेटा एसएससी लेती है। इसके बाद भी एसएससी की तरफ से जो ऑफिशियल्स होते हैं, पर्टिकुलरली आपके एरिया में जो लोकेशंस दी गई है एसएससी के लिए एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करने के लिए, उस पर जाके रीवेरीफाई करती है। एक बार एसएससी अलाउ करती है वेबसाइट में इस चीज़ को लिस्ट होने के बाद। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये लोकेशन यूज़ करती है, नहीं तो जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहीं पे एसएससी अपने सेंटर अलॉट करती है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि जो इतने रिमोट एरिया में क्वेश्चंस उठाए गए कि स्टूडेंट्स को लोकेशंस मिला, इसका मतलब यही निकल के आता है कि जो एसएससी की रीवेरिफिकेशन ऑन ग्राउंड प्रोसेस थी इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिली है। और ये इंटरव्यू में आपने बात सुना होगा कि एसएससी के जो चेयरमैन है ये भी बात कह रहे थे कि जैसे जैसे हमें सेंटर और मिलते जाएंगे हम स्टूडेंट को कोशिश करेंगे कि उससे क्लोजेस्ट लोकेशंस दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर्स को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा है। अभी शुरू हो रहा है तो पहले एग्ज़ाम के लिए इधर उधर सेंटर्स की कमी के कारण लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ा। हालांकि कि इंटरव्यू में ये भी बात बोली गई जो इस टाइप के लोकेशन रजिस्टर्ड करवाए थे और इस पर जो रीवेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी इसके अगेंस्ट में लीगल स्टेप लिया जाएगा जो हमारे लॉ में है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग पेपर लीक, चीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फेक कैंडिडेट और ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन माफिया का जो धंधा चल रहा है इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मतलब एसएससी की तरफ से जो इतने प्रॉब्लम देखने को मिले हैं इस पे लीगल एक्शन तो लिया जाएगा। और ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, इसमें क्लियरली मेंशंस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके अंडर में आती है। प्रैक्टिस करता है बहुत, मतलब कानून हेवी कानून है कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट रिसेंटली जो पास हुआ उस एक्ट के खिलाफ हमने कई जगह सेंटर मालिक, सेंटर ओनर्स के ऊपर केस किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों 24 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3, 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो ऑल शिफ्ट के एग्जाम्स कैंसिल हुए थे इनका क्या होगा। एक लाइन में एक बात समझो तो आपको एसएससी के नोटिफिकेशन पे ही रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी की तरफ से ऐसा कोई भी फॉर्मल अभी
नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है जिस डेट में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस डेट पे। और हम लोगों के बीच में एक सवाल ये भी खड़ा था कि जो ये एडुकेटी कंपनीज थी इसे टेंडर कैसे मिला, जब ऑलरेडी पास्ट में 2022 में MPTET, 2023 में MP पटवारी, 2024 में MAH MBA टेक्निकल ग्लिच के कारण सर्वर क्लैश हुई थी तो एग्जाम में फेलवर हुआ था, और 2025 में जाकर हमारे SSC फेज 13 जो अभी प्रॉब्लम में खड़ी हुई है ये बार बार देखने को मिला है। इस चीज़ को लेके थोड़ा डेटा बड़ा है दोस्तों, रुको मेरे साथ 1 मिनट में बताता हूँ। ये इंटरव्यू आप एग्जैक्टली 144 पे जाकर फिर से देखना। इसमें बात करी गई थी QCBT, क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। बेसिकली कंपनीज में देखी जाती है कि कौन फाइनेंशियली और टेक्निकली बेस्ड है, कौन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम पहले ले रखा है, उसके हिसाब से उसको नंबर दिए जाते हैं और उसके हिसाब से वो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके हिसाब से TCS पहले 2016 से लेके अभी तक एग्ज़ाम ले रही थी और 2025 में जाके इस कंपनी को टेंडर दिया गया इसके हिस्ट्री के डेटा को देखते हुए। इस चीज़ को देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक ट्विटर पोस्ट मिला जिसमें ये बात लिखी गई। एक बार स्क्रीन पे आप नज़र डालो तो 273 करोड़ रुपए लेगी टोटल सर्विस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि TCS 450 करोड़ रुपए ले रही थी। इस पूरे प्रोसेस के बीच में एक अच्छा खासा अमाउंट का गैप है जो कम है एडुकेटी के केस में। यहाँ तक समझने के बाद तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस डिफाइन किया गया इसके अंदर भी जो सब कंपनीज थे उसके कई इशू थे, कई इशू इस कंपनीज़ के बताए जा रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में जो इस कंपनीज़ के अगेंस्ट में लेके बात उठी है वो कहीं ना कहीं सही होती भी दिखती है। ये जो इतना चीप और सस्ता प्रोसेस चूज़ किया गया इसमें भी इशू देखने को मिली। हालांकि एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा दिया लेकिन इसके बीच में जो कॉस्ट रिमेनिंग पे करना पड़ा वो स्टूडेंट अपनी टाइम और एफर्ट और अपने मेहनत की कमाई का पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है दोस्तों। पूरे भीड़ में किसी एक स्टूडेंट ने ये बात पूछा था कि SSC अब AI को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है। तो हाँ, ये बात सही है दोस्तों, अब AI भी इंट्रोड्यूस हो चुका है आपके क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसेस में। SSC इस चीज़ को यूज करती है, AI बस हेल्प करती है आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में, फाइनल पेपर को प्रिपेयर करने में और जो भी डुप्लीकेसी आ रही है उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए। और ये अभी तो फर्स्ट टाइम जून के महीने में यूज हुआ था। अब इसके बाद SSC के साथ साथ और भी जो बड़े बड़े अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसका पार्टिसिपेट देखने को मिलेगा। खैर ये बात तो बड़ी नॉर्मल सी भी हो गई कि AI इस लेवल पे ट्रेंड हो रहा है। अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे आने वाले जितनी भी एग्जाम होंगे उसमें AI इंट्रोड्यूस होगा, इसमें कोई डरने और शक करने वाली बात नहीं है। हम अपने चौथे क्वेश्चंस पे वापस आते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं SSC के आने वाले 13 अगस्त के एग्ज़ाम में SSC CGL की कंपनी कैसे हैंडल करेगी। पास्ट में ही डेटा इतना ख़राब देखने को मिल गया और जो प्रोटेस्ट हमारे आँख के सामने है ये सीधा सीधा जवाब दे रहा है कि स्टूडेंट खुश नहीं है। हालांकि देखोगे तो हम यही एक इंटरव्यू का सोर्सेस के बेसिस पे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे पूरी कोशिश करी जाए SSC की तरफ से कि ये एग्ज़ाम सही और फेयर लिया जाए एट एनी कॉस्ट। हैशटैग करके कैंपेन चलाना, प्रोटेस्ट करना ये मजबूरी है, ये चॉइस नहीं है। ये ऐसा हो गया है कि हमारी ज़िंदगी एक चेस के गेम के जैसा खेला जा रहा है। जब मन किया हटा दो, जब मन किया लगा दो। और जो प्रॉब्लम और भी एजुकेशन सिस्टम्स के लेवल पे है उसका तो खैर हम कभी दूसरे वीडियोस पे बात करेंगे। हालांकि मैं जहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में खोज पाया हूँ मेरी तरफ से भी यही पूरी कोशिश रहेगी कि इस पूरे बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कीजिए। जो लोकल लेवल्स के बॉडीज़ हैं और जो हाई लेवल की अथॉरिटीज़ है वहाँ तक भी आपके पास पावर है। स्टूडेंट की लाइफ रिस्क पे, कोई अपने आखिरी पड़ाव पे खड़ा है तो कोई अपनी डिसेबिलिटीज़ के कारण बहुत मुश्किल से पैसे कलेक्ट करके आता है। किसी की ज़रूरत एक बार सड़क पे जाकर पूछ के देखो आखिर वो क्यों बैठे हैं। इससे फ़र्क पड़ता है और फ़र्क भारत के आने वाले फ्यूचर में भी पड़ेगा। हम प्रोटेस्ट करते ही रह जाएंगे तो हम अपनी भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे। ये बात इस प्रोटेस्ट में बहुत दिल दहलाने वाली थी। हालांकि ये आवाज़ तो वहाँ तक भी जानी चाहिए लीडरशिप स्ट्रक्चर्स पे जहाँ बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे से इसे काउंटर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिस्टम को सुधारने की तो मांग करी गई है। हालांकि मेरी तरफ से भी यही कोशिश रहेगी दोस्तों कि SSC इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाए और स्टूडेंट को इससे पूरा का पूरा फ़ायदा मिले। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए।